अब यहां तो हमने टाइप ऑफ डेटा के हिसाब से डेटा को देखा, आप मेजरमेंट के हिसाब से डेटा को देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अगर मैं आप सब लोगों को देख रहा हूं यहां पर और क्लासिफाई करना चाहूं, तो मैं जेंडर वाइज क्लासिफाई करना चाहूं तो सारे के सारे क्या है, फीमेल में काउंट क्या है, 0। लेकिन अगर आप ही सब लोगों को मैं एज वाइज क्लासिफाई करना चाहूं तो फिर तो डिपेंड्स अपॉन कि मैं किस एंगल से डेटा को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं। तो यहां हमने टाइप ऑफ डेटा के हिसाब से बात की, समझ में आ रही बात? और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। जब लेवल ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो डेटा कितनी कैटेगरीज में जाएगा, क्वालिटेटिव और, अब ये कंफ्यूजन हमेशा हमारे दिमाग में रहती है, कभी हम कह रहे हैं डिस्क्रीट डेटा है, कभी हम कह रहे हैं क्वांटिटेटिव डेटा है, कभी हम कह रहे हैं कंटीन्यूअस डेटा है, कभी हम कह रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा है, तो सारा मिक्सअप रहता है दिमाग। तो जब इस दरवाजे से देख रहे हैं तो क्या है भाई, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, एज अ कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसको और आसानी से समझा दूं इस बात को, हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, हम उससे वो एक, अगर मैं कहता हूं कि भाई कोई कपड़ा दिखा दो जो सूट 2000 से नीचे नीचे का हो, तो अब वो अपने पास से कैसे सूट निकाल के दिखाएगा आपको, किस बात पे क्लासिफाई करेगा अपने सूट्स में से, प्राइस के वाइज। वो कोई भी हो सकते हैं, मैं कहूं नहीं ऐसा करो, काले रंग के सूट दिखा दो, प्राइस कोई भी हो, तो अब कैसे निकालेगा वो, ब्लैक कलर वाइज निकाल के लाएगा। बात यहां पर यही हो रही है। अभी हम डेटा को कैसे देख रहे हैं, टाइप वाइज देख रहे हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं डेटा का कैसे, मेजरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। नमाज तो उसने बोला ना जो 4:45 बजे होगी, कहाँ है, उनसे बोलो, बोले बताया था 5:45 बजे जमात है। हाँ क्या, ठीक है, लेकिन वो एक मामला तो तय हो ना, उनसे पूछ रहा था जमात है कितने बजे, 5:30 बजे या 5:45 बजे। हाँ, अभी मैं ऊपर आ रहा था ना, मुझे उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने कि आज जमात जो है वो 5:45 बजे होगी। चलो हम 5:45 बजे जाएंगे, ओपनिंग कर लेंगे यार। अब अगर जाएंगे भी तो जमात तो हो गई ना यार, अगर 5:30 बजे थी तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, अगर लेवल ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डेटा को उठा के अलग अलग करेंगे, तो हम फिर अब वो नहीं देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे कि कैटेगरिकल है या न्यूमेरिकल है, कंटीन्यूअस है, डिस्क्रीट है, बल्कि हम क्या देखेंगे, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमारे पास दो चीजें होती, नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसके नाम से जाहिर है ये क्वालिटी डिस्कस होगा, इसके नाम से जाहिर है यहाँ पर नंबर्स डिस्कस होंगे। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा। तो नॉमिनल डाटा कैसा होता है भाई, जिसमें ऑर्डर नहीं होते। इस तरह मैंने आपसे कहा था ये वाले केस में कि ऑडी बड़ी है, BMW मर्सिडीज, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। बहुत सारे फ्रूट्स लाके आपके सामने रख दिए, कहा भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, तो आप नहीं कर सकते असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। ठीक है, तो नॉमिनल जो है ऐसा डेटा होगा जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि उसको असेंडिंग में करूं, डिसेंडिंग में करूं। ये तो एक बात है, हम उस पर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, हम उसके एवरेज निकालें, मीन निकालें, नहीं हो सकता। ऑर्डिनल डाटा कैसा होगा, जो ऑर्डर में आ सकता है। ठीक है, ऑर्डर में जैसे नंबर्स, हम नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाज दफा नॉमिनल में भी हमारे पास ऐसा डाटा होता है जो नंबर ही होते हैं और वो सॉर्ट भी हो सकते हैं। जैसे रैंकिंग, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है भाई, कैसा डेटा है, नहीं वहां पर लिखा हो जाएगा ना फर्स्ट पोजीशन
या अगर मैं इस तरह कह लूं भाई आपने खाना खाया, रेटिंग दे दिया, आपने कहा एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, पुअर, एवरेज। अब ये नंबर तो नहीं है, लेकिन ये सॉर्ट हो सकते हैं। रोल नंबर भी ठीक है, लेकिन ये जो रेटिंग के वर्ड्स हैं ये क्या हो सकते हैं, सॉर्ट हो सकते हैं। तो ऐसा डेटा क्या होगा भाई, ऑर्डिनल। ठीक है, देखने में हमें क्या नजर आ रहा होगा। दूसरा क्वालिटेटिव बात करें तो इंटरवल और रेशियो दो चीजों में हमारे पास डिवाइड होता है। क्वालिटी वाइज अगर बात करें, इंटरवल और रेशियो, देयर आर टू क्वांटिटेटिव लेवल्स, interval and ratio, they both represent number, however ratios have a true zero while interval don't। इंटरवल में क्या होता है, हमारे पास एक रेंज होती है यहां से लेकर यहां तक, और रेशियो में हमारे पास क्या होता है, दो वैल्यूज का रेशियो निकाल के एक सिंगल हमारे पास क्वांटिटी आती है, और दैट कैन आल्सो बी जीरो। अभी समझ में आ जाएगा, इंटरवल रेशियो शायद पहले नहीं गुजरा होगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे इंटरवल में डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, ठीक है। रेशो में क्या है, लेंथ और डिग्री केल्विन। कितनों को समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, इंटरवल और रेशो। चलो ठीक है, नमाज पढ़ने चलते हैं, वापस आके यहीं से डिस्कशन करेंगे। क्वांटिटेटिव में हमारे पास दो चीजें होती हैं, इंटरवल और रेशियो, यानी वैल्यूज जो डिवाइड होती हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यूज वो इंटरवल्स में होती हैं या रेशियो में होती हैं। अब इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स आप समझ लें कि ऑलवेज एक फिक्स इंटरवल होते हैं कि 10 से 20, 20 से 30। अच्छा, रेशियो में क्या होता है, और इंटरवल में हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू नहीं होती। ठीक है, कि अगर इसको समझे थोड़ा सा तो इधर देखें, इंटरवल स्केल की जब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा तवज्जो से सुनना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटरवल स्केल की तो वैल्यूज लाइक डिफरेंस बिटवीन 10 and 20 इज द सेम एज 40 and 50। ठीक है, इंटरवल की जब बात कर रहा हूं कि 10 और 20 के दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल है किसके दरमियान, 40 और 50 के दरमियान। हाँ, तो नो ट्रू जीरो पॉइंट, जीरो डजंट मीन नथिंग। अगर उसमें जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां कुछ भी नहीं है, यानी जीरो एक इंटरवल का पॉइंट तो हो सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई इस एज, इस ग्रुप की एज जो है वो 0 से लेके 10 साल है। ठीक है, तो अब यहां जीरो का मतलब ये नहीं कि एज है ही नहीं, बल्कि इट्स अ रेंज ऑफ वैल्यू के 0 से लेके कहां तक, 10 साल तक। इसलिए अब आपको बार बार नजर आएगा नो ट्रू जीरो पॉइंट। ठीक है, और जीरो अगर आ भी रहा है तो डजंट मीन नथिंग, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि एज नहीं है। यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बट कैन मल्टीप्लाई और कांट मल्टीप्लाई डिवाइड मीनिंगफुली। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर की यहां पर मिसाल लिखी थी हमने कि भाई डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, क्या कहते हैं भाई, 0 डिग्री डजंट मीन नो टेम्परेचर। अब बात समझ में आएगी कि अगर हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे बात, 0 डिग्री अगर टेम्परेचर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि इट्स आल्सो अ टेम्परेचर, इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑन स्केल। क्या ये स्केल पर एक पॉइंट है कि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 0 है। तो 20 डिग्री इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री। अच्छा, अब स्केल के ऊपर ये भी नहीं कह सकते कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है और ये कहूं कि 20 डिग्री जो टेम्परेचर होगा वो 10 के डबल टेम्परेचर होगा, क्या कह सकते हैं?
नंबर वाइज तो शायद आपको डबल लग रहा है, बस स्केल पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो 20 डिग्री टेम्परेचर है वो 10 डिग्री का क्या है, डबल टेम्परेचर है। नंबर वाइज तो आपको लग रहा है कि 20 जो है वो 10 जो है 20 जो है वो 10 का डबल है, या 10 जो है वो 20 का क्या है, हाफ है। लेकिन क्वांटिटी वाइज देखें तो आप इसको डबल नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही? तो दिस इज नोन एज इंटरवल स्केल। और जब रेशियो स्केल की बात करते हैं, हैज इक्वल इंटरवल जस्ट लाइक इंटरवल स्केल डज हैव अ ट्रू जीरो। इसके अंदर क्या होती है, वैल्यू जीरो हो सकती है। जीरो मींस नन और नथिंग। यहां पर नन भी हो सकता है, नथिंग। यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वहां पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर इन केल्विन, अगर केल्विन स्केल में जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है क्या, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सेंस ऑफ हीट। हीट जो है वो मौजूद नहीं, यहाँ एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होगी। 200 K इज ट्वाइस एज हॉट एज 100 K, केल्विन स्केल में ही होगा, ठीक है। और लेंथ में अगर मैं कहूँ 0 सेंटीमीटर तो इसका मतलब है नो लेंथ, ठीक है। लेंथ में अगर कहूँ 0 सेंटीमीटर इसका मतलब है नो लेंथ, और 10 सेंटीमीटर ट्वाइस एज ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। असल में जो नंबर जनरेट हो रहा होता है, एनी नंबर जो कहीं लिखा हुआ है, किसी कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, तो वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल हो रहा होता है। इधर वो इंटरवल होगा या वो क्या होगी, रेशियो होगी। या तो वो इंटरवल में होगा या रेशियो होगी। हाँ, अच्छा देखो, हमने यहाँ क्या बताया कि लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है, लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर मैं कहूँ जीरो लेंथ तो इसका मतलब वहां पर लेंथ वो चीज ही नहीं है फिर। लेकिन अगर मैं कहूँ जीरो टेम्परेचर तो क्या ये कह सकता हूँ टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बात है कि वहां पर इंटरवल स्केल के अंदर जीरो मींस समथिंग है, फिर भी है, बट रेशियो स्केल के अंदर जीरो मींस नथिंग, ठीक है। तो रेशियो स्केल में वही क्वांटिटीज आएंगी जिसका जीरो मीन जीरो होगा, जिसका जीरो मीन नथिंग होगा। यानी अगर किसी का जीरो मीन नथिंग है तो वो रेशियो स्केल हो रहा हो, किसी का जीरो मीन भी जीरो है तो वो इंटरवल स्केल होगा। यस, अच्छा, आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो फीचर है जिसके अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है वो किस कैटेगरी में फॉल होता है। इधर वो इंटरवल कैटेगरी में आता है या रेशियो कैटेगरी में आता है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा। अच्छा, ग्राफ के बारे में हमने काफी सारे ग्राफ जो है वो प्लॉट करके भी देखे हैं। और जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं, आपको एक सिंपल सी पहचान होती है कि जो कैटेगरिकल नेचर के ग्राफ होंगे ना, उनके जो प्लॉट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। देखो, ये जो प्लॉट हो रहा है, ये इसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस जो है वो जरूर हमें नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये हमने बनाया हुआ है। हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है। क्या हो गया, वैल्यू काउंट करते हैं तो क्या आता है कि कौन सी गाड़ी कितनी, इसका काउंट कितना है, इसका काउंट कितना है। और फिर बार चार्ट नहीं बनाया, उसका बनाया नहीं बनाया, तो वो वैल्यू काउंट बेसिकली जिसको हम पाइथन में वैल्यू काउंट कह रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स में हमारी फ्रीक्वेंसी तो है कि उस कॉलम के अंदर किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है। राइट, याद आई बात। और उसका ग्राफ क्या होगा, अभी एक तो टेबल बन गया और फिर हमारे पास क्या बन जाता है भाई, उसका बार चार्ट भी बन सकता है, उसका पाई चार्ट भी बन सकता है, उसकी परेटो डायग्राम भी बन सकती है।
अब ये परेटो डायग्राम क्या होती है? परेटो डायग्राम बार चार्ट ही होती है, पर ये जो वैल्यू का फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, परेटो डायग्राम में is a special type of bar chart where categories are shown in descending order of frequency. किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले 124, 113 एंड देन 198 और इस पर एक लाइन भी आती है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, आप जरा ढूंढे कि ये पेरेटो डायग्राम में पाइथन में कैसे बनाऊंगा। सब लोग बार चार्ट तो बनाना आता है, अपने पास से कोई डाटा ले लें, पुराना डाटा ले लें, उसके वैल्यू काउंट लेके बार चार्ट बनाएं, उसका पाई चार्ट बनाएं, और पाइथन में मुझे उसका परेटो डायग्राम चाहिए। शाबाश। अच्छा, पहले बनाया मैं बताता हूं। ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चलती है। मैं ये बताना नहीं चाह रहा था कि ये क्या करता है, अभी पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू में ऐड करके सम बनाता है, फिर लाइन जो है वो आगे चलती है और देन वैल्यू पहुंचती है कहां तक? टोटल सम तक। क्यूमुलेटिव समझते हैं ना? हाँ, क्या होती है क्यूमुलेटिव? हाँ भाई, जैसे मेरे पास एक सीरीज हो 1 2 3 4 5 6, मैं इसका क्यूमुलेटिव सम निकालूं तो क्या होगा? 1 3 6 10 15 21, और इन सब का सम भी निकालूं तो क्या आएगा? 21। क्या होता है जी? 1 में 2 ऐड हुआ 3, 3 में 3 ऐड हुआ 6, 6 में 4 ऐड हुआ 10, 10 में 5 ऐड हुआ 15, 15 में 6 ऐड हुआ 21। तो हर अगली वैल्यू में पिछली वैल्यू का सम ऐड होता जाता है। ठीक है, हर अगली वैल्यू में पिछली वैल्यू का सम ऐड, इसका सम 6 हो गया, ये इसका सम 10 हो गया, इसमें ऐड हो गया, क्यूमुलेटिव। शाबाश, जल्दी करें। मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई डाटा ले लेता हूं। क्या करना है हमने? हाँ भाई, परेटो डायग्राम बनानी जी। हाँ हाँ हाँ। कोई भी फाइल ले लें डाटा की, डाटा फाइल तो है ना, ये अभी शेयर कराऊंगा। अब ये हमारे पास है। अगर मैं
डेजिग्नेशंस के ऊपर काउंट ले लूं, ठीक है। इसको प्लॉट करूं, बार प्लॉट, ये फ्रीक्वेंसी टेबल तो हमारे पास आ ही रहा है। फिर इसका पाई चार्ट बनाएं, देखो यहाँ एक एग्जाम्पल आपके सामने खोल दी है मैंने। सॉर्ट कर लिया है, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो है वो मालूम कर लेंगे। तो काउंट के साथ क्या आ गया हमारे पास, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। यही वाला कर लेंगे। ये लाइन समझ में आ रही है? काउंट के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा है, क्यूमुलेटिव सम, ठीक है। और क्यूमुलेटिव सम को क्या किया भाई, काउंट के टोटल से क्या कर दिया भाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाल दी। ये लाइन समझ में आ रही तो बताओ, वरना एक्सप्लेन करूं। हाँ अच्छा, देखो हमारे पास क्या डेटा हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास काउंट में ना, तो इसको यहां लिख लेता हूं। अब इसका क्यूमुलेटिव सम निकालना है तो क्या करूं, वैसे कितना होगा, पहली वैल्यू क्या होगी 97, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 प्लस 97 कितने हो गए 227, 237, देन हमारे पास क्या होगी, हाँ 58 ऐड हो गए, 295, ठीक है। और 301, 318 और
350 है ना, 350 तो बोली लगाना शुरू हो गया मंडी में। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करा, ये हमारा डीएफ है, डीएफ पे क्या निकाला पहले, क्यूमुलेटिव सम। डीएफ पे क्या निकाला भाई, 140, क्या क्या था, क्या क्या था भाई हमारे पास, 97, पहले क्या थी वैल्यू, हाँ पहले भाई मैं देख रहा हूँ कि पहले क्या थी हमारे पास, 97, 140, सबसे बड़ी क्या थी 140 है मेरे पास है ना, सॉर्ट कर लिए तो पहले 140, फिर 97, फिर उसके बाद 58, फिर 32, फिर 17 एंड सो ऑन। तो यही हमारे पास यहाँ पर भी नजर आ रहा है मुझे कि क्या क्या सम बन गया अभी, 140, 237, 295, 327, 344 एंड टोटल कितना हो जाएगा आखिर में 350। क्या किया अभी पहले, फिर इसको डिवाइड बाय काउंट का सम। अब हर एक वैल्यू को टोटल से क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया, तो टोटल क्या है 350, ठीक है। तो अब ये टोटल में खुद काउंट करके लिख लूं या टोटल भी मैं वहीं से मालूम करूं, कैसे करके, df डॉट काउंट और फिर उसका सम, कि जो काउंट का अगर मैं अलग भी मालूम करूंगा तो वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, किसमें, अपेंड में, नहीं अपेंड कहाँ कराना है, करना क्या चारों पहले ही बताओ, हाँ नहीं टोटल कहाँ बता रहा था यार, वो सिर्फ अपेंड करता था, टोटल कहाँ बता रहा, टोटल तो नहीं बताया उसने, ये मैंने काउंट पे सम लगा दिया, df डॉट काउंट पर सम, df डॉट क्या फंक्शन लगा, कम्युलेटिव सम, कम्युलेटिव सम, df, हाँ df डॉट काउंट है हमारे पास, असल में काउंट का फंक्शन भी है और काउंट का कॉलम भी है, इस वजह से कंफ्यूजन हो गई। एक फंक्शन है फिर कम्युलेटिव सम का फंक्शन है, इसके ऊपर हम सम और ये फंक्शन है। मैं वैसे पहले अलग मालूम करता हूँ कि हमारे पास क्या आ रहा है, फंक्शन एलिमेंट काउंट सम, इसमें डॉट से नहीं आ रहा, क्यों, अच्छा कम्युलेटिव सम में तो हमारे पास ये आ गया, इसको हटा देता हूं मैं ताकि सीधा हो जाए, बात समझ में आ जाए। कम्युलेटिव सम में हमारे पास हर एक वैल्यू सॉर्ट होके ऐड होके आ गई, ठीक है। अब काउंट का टोटल भी लेना है, तो काउंट का टोटल का सम कितना होगा भाई, कितना होगा 350। तो अब इस वैल्यू से इस हर एक वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसलिए यहां पर क्या किया भाई, ये कम्युलेटिव बना और उसके टोटल 250 से क्या कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो वो क्या बन गई, परसेंटेज बन गई, ठीक है। अब ये परसेंटेज क्या आई है भाई, हाँ कम्युलेटिव परसेंटेज आई है। एक हमारे पास रिलेटिव परसेंट भी होती है। रिलेटिव परसेंट क्या होती है कि इसको समझो जरा, इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूजन ना रहे बाद में। हमारे पास टोटल जो है
समझना जरा, हमारे पास टोटल 100 यूनिट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ए को मिल गया इसमें से 13 यूनिट्स, बी को मिल गया इसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल 17 यूनिट्स, सी को मिल गया इसमें से 50 यूनिट्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 20 और 50 70 हो गए, 80 हो गए, 30 और 50 80। डी को मिल गया इसमें से 8 यूनिट, ई को मिल गया इसमें से 12 यूनिट्स, ठीक है। टोटल कितने हैं भाई? अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि टोटल में से कितनी परसेंट ए को मिले। क्या करूं? 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट परसेंटेज है, और वहां मैंने क्या निकाला हुआ है? कम्युलेटिव सम निकाला हुआ है, तो इसलिए उसको क्या कहूंगा मैं? कम्युलेटिव परसेंटेज कहूंगा। तो अब ये कितना हो गया भाई? 13%, और ये कितना हो जाएगा भाई? 17%। ये कितना हो जाएगा? 50%। अब क्योंकि वैल्यू 100 थी तो इसलिए जल्दी जल्दी हम निकाल सकते हैं 8% और 12%। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 100 के बजाय क्या हो जाए? 135 हो जाए, तो फिर टोटल यहाँ मैंने कह दिया भी एफ को मिल गया कितने? 35। अब कितनी परसेंटेज है भाई? अब जमाने नहीं बता सकते, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो 135 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहां पर जो है क्या हो रही है हमारे पास? क्या चीज? देखो, काउंट का जो कॉलम था उसी को बोला क्या कर दो? कम्युलेटिव सम कर दो, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई? पहले सॉर्ट किया 140, उसमें ऐड करी अगली वैल्यू, फिर अगली वैल्यू, फिर अगली वैल्यू, फिर अगली वैल्यू, एंड देन टोटल उतना ही आएगा जो सबका टोटल होगा। टोटल उतना ही आएगा जो पहले भी सबका क्या होगा? टोटल होगा। सही है? हाँ जी। कम्युलेटिव सम नहीं समझ में आ रहा? देखो, कम्युलेटिव सम के बाद मैंने बताया कि कम्युलेटिव सम में क्या हो रहा है, अगर हम वैसे ही परसेंटेज निकाल रहे हैं, या मैंने आपको बात की कि भाई ए को जो है कितने हो गए? कोई नंबर हम लिख लेते हैं 20, बी को हमने लिख लिया भाई 35, और सी को हमने लिख लिया 80, इस तरह डी को हमने लिख लिया 12। अब ये टोटल कितना हो रहा है भाई? कितना हो रहा है? 20, 35, 55, 80, 1, 35 और 1, 147। अब ये टोटल, ठीक है। यानी टोटल 147 यूनिट्स थे, उसमें से ए ने कितने ले लिए? बी ने कितने ले लिए? सी ने इतने। अब मैं कह रहा हूं भाई मुझे इसको परसेंटेज में बताओ कि टोटल का कितना परसेंट ए को एलोकेट हुआ है? टोटल का कितना परसेंट ए को एलोकेट हुआ है, और टोटल का कितना परसेंट बी को हुआ है? तो क्या करूं? ए का निकालने के लिए क्या करूंगा भाई? 20 डिवाइड बाय 147 मल्टीप्लाई बाय, तो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा। और यहां पे क्या होगा भी? 35 डिवाइड बाय 147, और हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100। इन सब की जो परसेंटेज आएगी उन सबको जमा करूंगा तो कितना आएगा रिजल्ट? 100%। क्योंकि इसको 8 मिला, इसको 10 मिला, इसको 20 मिला, सब मिला के कितनी परसेंटेज बनेगी? 100% बनेगी, ठीक है। इसको जब मैं प्लॉट करता हूं तो
हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट बनता है आमतौर पे, अगर मैं वैल्यूज लगूं, में ए की वैल्यू इतनी है, बी ने इतनी, सी में इतने, तो यहाँ पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन जब मैं कम्युलेटिव सम का प्लॉट बनाऊंगा तो कंटिन्यूअस एक लाइन मुझे यूं करके नजर आएगी, वही लाइन परेटो लाइन होती है। जब मैं कम्युलेटिव सम बनाऊंगा तो लाइन मुझे इस तरह ऐसे पॉइंट भी आएंगे और पॉइंट के ऊपर से एक लाइन भी जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, हाँ देखिए कम्युलेटिव परसेंटेज हम क्यों निकालते हैं भाई, इनका सवाल है। ये जो कम्युलेटिव परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है भाई? जो काम मैं डायरेक्ट नंबर्स पे कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, मैं यहां परसेंटेज ना निकालूं, डायरेक्ट नंबर्स पे कर दूं, डेसिमल में कर दूं, कोई मसला है? टोटल सम कितना आएगा 1, डेसिमल में कितना आएगा, सारे डेसिमल मिलाऊंगा तो कितना आएगा 1, और उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं। लेकिन एब्सोल्यूट, यही बात बता रहा हूं, एब्सोल्यूट परसेंटेज जब प्लॉट करोगे ना मेरे भाई, तो प्लॉट जो है वो यूं नजर आएगा आपको ऐसे करके कि एक वैल्यू यहां प्लॉट हुई, बी की वैल्यू यहां प्लॉट हुई, सी ने यहां प्लॉट किया, डी ने यहां प्लॉट किया, ई ने यहां प्लॉट किया। अब मुझे बताओ कि ये ट्रेवर्स कैसे कर रहा है, ये यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, नहीं पता, शॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये क्या चलाएगा, अब ये चलाएगा ऐसे करके एक लाइन चलाएगा आपके ऊपर कि भाई जब कम्युलेटिव निकालेंगे ना, कि पहले के बाद दूसरी वैल्यू ये हुई, ठीक है, फिर ये हुई, फिर ये हुई, और फिर ये यूं चलेगी। ये लाइन आपको क्या हो जाएगी, ग्रेजुअली नजर आएगी, कहां से बढ़ती हुई कहां की तरफ गई। अगर मैं खाली इसको क्या रखूंगा, पॉइंट्स में रखूंगा, तो फिर मुझे वो उसका, इसको स्टैटिस्टिक्स में वैसे वॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉक। क्या कहते हैं? वॉक। कि इसकी वॉक है कहां कहां की, ठीक है। अभी अगर इसको देखो तो इसको कहते हैं जंप। भाई यहां से देखिए वॉक क्या होता है, वॉक आपको इसका ट्रेवलिंग पाथ जो है वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। हाँ, ट्रेजेक्ट्री कह लो, पता नहीं ट्रेजेक्ट्री कह सकते हैं नहीं कह सकते, ठीक है, वो अलग चीज है यार, वो रिग्रेशन लाइन बिल्कुल अलग चीज है। खैर, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गई। मुझे लगा बहुत आसान सी चीज है यार, क्यूमुलेटिव 50 बार पढ़ी होगी, नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका प्लॉट देखो भाई, परेटो शो, देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें, कैसा परेटो निकल के आता है यार। ये निकल के आता है, बोलो 45 पे 5 मिनट कहाँ होते हो, 5 मिनट हो, भेज दो। अब देखो यहां क्या क्या हुआ यार, आधे आधे आधे, क्या हाल है, ठीक है। पहली होगी भाई, दूसरी कैसे होगी? कहीं और मिले हो तो और बात है, कहीं होटल होटल पे कहीं।
अच्छा जी, तो आप देखें क्या किया भाई। अब पहले इस प्लॉट को समझ लें कि यहां पर हमने वही मैट प्लॉट ने इंपोर्ट किया हुआ, एक एडिशनल चीज इंपोर्ट की है, बताता हूं क्यों की है। हमने कलर डिफाइन कर दिए और लाइन का साइज डिफाइन कर दिया 4। अगर मैं बढ़ा दूंगा तो लाइन और मोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। बेसिक बार प्लॉट हमने प्लॉट सब प्लॉट करके एक कैनवास बना लिया। क्या बना देता है ये हमारे पास, प्लॉट करने के लिए ये पूरा एक कैनवास बना देता है। हमने सिर्फ यहां पर क्या किया भाई, इस कैनवास के अंदर हमने बोला बार प्लॉट बना दो, डीएफ का इंडेक्स ले लो और काउंट का। सबको याद है बार प्लॉट बनाना। इंडेक्स पे क्या आ गया, नीचे एक्स एक्सिस पर ABCDEF, और इनके काउंट जो वैल्यू काउंट में हमने निकाले हैं वो कहाँ आ गए भाई, वाई एक्सिस पर। तो इनके प्लॉट बन गए कि भाई ए का काउंट 140, बी का काउंट 197, 60, 40 एंड सो ऑन। ये तो बार प्लॉट बन गया। क्या बन गया, बार प्लॉट बन गया। यहां तक बात ओके। कलर में बता दिया हमने कौन सा कलर इस्तेमाल करो, वो आप डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं, कोई इट्स नॉट एन इशू। फिर हमने क्या किया, AX2 AX ट्विन, ये ट्विन एक्स क्या करता है, ये एक ही प्लॉट के अंदर एक और प्लॉट करने की आपको इजाजत देता है, यानी एक और ग्रिड ऐड करता है। लेकिन ये कैसी होती है, ये हिडन होती है कि आपका प्लॉट उसी प्लॉट के ऊपर आ जाएगा, आपका प्लॉट उसी प्लॉट के ऊपर आ जाएगा। अब जब ये AX2 में दे दिया कि एक और प्लॉट कर दो, उसको बोला प्लॉट करो इंडेक्स, और इस दफा क्या ले लिया भाई, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, कलर बता दिया और मार्कर D, ये जो आपको, और लाइन साइज में क्या बता दिया, जो आपका लाइन साइज। तो ये आपका प्लॉट। अच्छा, अब क्योंकि यहां पर तो काउंटिंग चल रही है और परसेंटेज भी आ गई, तो दूसरे वाले प्लॉट का वाई एक्सिस कहां होगा, इधर तो ये वाले का आ गया, पहले वाले का। तो इसके लिए क्या किया भाई, ये हमारे पास वाई एक्सिस, किसका वाई एक्सिस, और यहां पर किसका था भाई, AX का था। तो AX2 पे वाई एक्सिस का सेट मेजर फॉर्मेटर में परसेंटेज फॉर्मेटर। तो अब ये जैसे जैसे जो परसेंटेज आती जाएगी, इसने पूरे ग्राफ को किस पे बना दिया भाई, परसेंटेज फॉर्मेटर से, कि कम से कम 40% से शुरू हुआ और ये इसका वाई एक्सिस पे क्या हो गया, सेट हो गया। तो दिस इज हाउ फिर टिक्स लगा दिए कलर 1 के, AX2 के पैरामीटर के टिक्स, ठीक है, और डिस्प्ले करा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई भाई, कौन सी डायग्राम है, पेरेटो डायग्राम। वैसे एक्सेल वगैरह में जो काम करते हैं वहां पर ऑप्शन मौजूद है, पेरेटो डायग्राम डायरेक्ट बन जाती है। ठीक है, ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ बस ये काम किया है, एक बार प्लॉट था और उसी को ट्विन करके उसके अंदर क्या कर दिया भाई, क्यूमुलेटिव प्लॉट डाल दिया। बाकी सारे काम सेकेंडरी है, बाकी सारे काम सेकेंडरी है, और प्लॉट करने वाले दो काम है। तो दिस इज हाउ हमारे पास जो है वो पेरेटो डायग्राम जो है वो क्या हुई, नजर आ गई। कैसे डेटा के लिए चल रही है ये, कैटेगरिकल डेटा के लिए। हाँ आ जाओ, कहां पर 100% आ रहा है, नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन, पहला इंटरप्रिटेशन तो ये है कि A में जो काउंट है वो कितना है, 140, ठीक है, और B में जो काउंट है वो 100 है, C में जो काउंट है वो यहां से देख लें D में, और E में काउंट आ गया। अब ये यहां पे दिखा रहा है कि भाई जो F है उस पर वैल्यू जाके क्या हो चुकी है, पूरी 100% हो चुकी है, ठीक है। और जो आपके पास ये वाली वैल्यू थी, इस पे
ठीक है, यहां पर वैल्यू कहां तक पहुंच चुकी है 90 और 100 के, अगर इसको यू लाइन ड्रॉ करें तो ये कहां है दरमियान में। इसी तरह ये वाली वैल्यू है, ये कहां पर पहुंची है भाई बिटवीन 40 एंड 50। तो अब चूंकि ये कम्युलेटिव में आ रही है, ठीक है, यहां से इंक्रीज होती हुई आपके पास ए की वैल्यू क्या चल रही थी हमारे पास 100 140, ठीक है। तो 140 से स्टार्ट हुई और ये ग्रेजुअली जो है बी सी डी ई से ये परसेंटेज बढ़ती 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 यहां पर क्या हो गई खत्म हो गई। हाँ, इसको जब हमने अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम बाकायदा अपनी वॉक्स जो है वो उनको क्रिएट करेंगे, तो वहां ज्यादा अच्छा वहां समझ में आ जाएगा कि भी हम परेटो डायग्राम का जो है ना वो क्या हल निकालने वाले हैं। अच्छा, अब इसके बाद numerical variables and frequency distribution table and histogram. What is the difference between bar chart and histogram? पहले गौर करते हैं, इधर देखें ताकि जहन में आ जाए बार चार्ट और हिस्टोग्राम। देखो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों इमेजेस में, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? स्पेस नहीं है और एक में क्या है स्पेस मौजूद है। मैंने अब शुरू में क्या कहा था, एक पहचान होती है, अगर स्पेस अपार्ट है उनके दरमियान तो वो कैटेगरिकल डाटा है, और अगर स्पेस नहीं है कंटिन्यूअस है तो वो ग्राफ क्या होंगे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी होगी, काफी सारे लोगों ने मैट्रिक में भी और दूसरी क्लास जहां हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए थे, याद है? किसी को टैली मेथड करते थे, फ्रीक्वेंसी निकालते थे, इतना हो गया इतना हो गया, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा पढ़ते थे, किसी को याद है? भूल गए? हाँ, नाम से तो याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास एक हम डेटा को ग्रुप करते थे, जब ग्रुप बनाते तो हम कहते थे 10 से लेके 20 तक की वैल्यूज, फिर 21 से लेके 30 तक की वैल्यू, जो हमने बिनिंग में पढ़ा था, बिन्स जो बनाए थे पाइंडास के अंदर। तो फिर हम एक काम करते थे कि 10 से लेके 20 तक की वैल्यूज उसमें से 0.5 माइनस कर देते थे, और अगली वाली रो के अंदर 0.5 क्या कर देते थे, इंक्रीज ऐड कर देते थे। तो क्या करते थे, क्लास बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, क्लास बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, क्यों करते थे, वो क्या करते थे? हाँ, वो हम काम कर रहे होते थे कि जो हमारे पास कैटेगरिकल ग्रुप होते थे उनको कंटिन्यूअस में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते थे। क्या कर रहे होते? कंटिन्यूअस में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते थे, ठीक है। उस वक्त तो शायद बस कर देते थे कि भाई 0.5 यहां से करना, हर एक में बढ़ा देना। तो बेसिकली अब जबानी समझ लें यहां पर कि भाई बार चार्ट जो है हमारे पास वो कैसे डेटा का होता है, कैसे डेटा का होता है भाई? कैटेगरिकल डेटा का। और हिस्टोग्राम के लिए डेटा कैसा होता है? न्यूमेरिकल डेटा होता है, ठीक है। Histogram chart looks like bar chart. It is used to represent the distribution of numerical data. Rendering vertical bar. Non-discrete values comparison is non-discrete values comparison is graphically visualized using a histogram. कैसी values?
नॉन डिस्क्रीट, यानी कि कंटिन्यूस वैल्यूज। कैसी वैल्यूज? कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए। और जबकि यहाँ अगर बार चार्ट के डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? A bar chart, which is widely known as column chart, is used to compare the frequency count, total, average of data on different categories. By using vertical or horizontal bars, discrete categories comparison is graphically visualized using a bar chart. तो discrete के लिए bar chart है, continuous के लिए histogram हमारे पास, ठीक है। और histogram के अंदर भी चलो हम फिर डेंसिटी एस्टिमेशन भी करते हैं, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर भी लगाते हैं, लेकिन वो जब यूज केस आएगा जब ही करेंगे। ये बात समझ में आ गई, याद रहेगी पक्की कि भाई हमारे पास जो है वो हम किस वक्त जो है ना कौन सा जो है वो यूज कर रहे होते हैं। स्पेस बिटवीन बार्स, कैन हैव स्पेस, नो स्पेस। चलो इसे लिंक आपसे शेयर कर देता हूँ, शायद बाद में आप जो है वो रेफर कर सके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर आ जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरवल स्टार्ट, इंटरवल एंड, याद आया? 1 से लेके 21 तक, 21 से लेके 41 तक, 41 से लेके 61 तक, 61 से 81, 81 101। कितनी फ्रीक्वेंसी में? 2 लोग पाए जाते हैं, 4 लोग पाए जाते हैं, 3 लोग, 6 लोग और 5 लोग। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ कैसे निकाली होगी? टोटल डिवाइड बाय, हाँ भाई 10 कैसे आया होगा? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। जिस तरह अभी हमने जो अमाउंट एलोकेट हुआ था एबीसी को डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, अब क्या हो रहा है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो रिलेटिव, एक तो कम्युलेटिव सम निकाला था, उसको मैंने कहा था रिलेटिव सम निकालना है ना। अब यहाँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और मैं उसको वही कर रहा हूं, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है? 2 4 6 3 9 और 11 कितने हो गए? 20 हो गए ना। तो 2 डिवाइडेड बाय 20 10 और 4 डिवाइड बाय कितना आएगा? 0.2 आएगा। क्या किया भाई, जल्दी सोचो। 0.2, इसी तरह आगे एंड सो ऑन। तो सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो आ गई, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर और नंबर ऑफ डिजायर्ड इंटरवल्स। इससे क्या निकल आती है हमारे पास? जब हमारे पास, सुनो जरा तवज्जो से, व्हाट इज इंटरवल विड्थ? आप याद करो जब हमने पांडा में बिनिंग पढ़ा था, डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग, तो हमारे पास एक डेटा था एजिस का, याद है? एजिस के ऊपर मैंने बिन लगाया और बिन में मैंने साइज क्या किया था? खुद डिफाइन किया था, 10 का या 20 का, ठीक है। तो वो जो साइज हमने डिफाइन किया था वही हमारे इंटरवल की क्या थी? विड्थ थी। कैलकुलेट कैसे करते हैं? कहते हैं सबसे बड़ा नंबर ले ले और सबसे छोटा नंबर ले ले, यानी 21 से लेके 101 और टोटल नंबर से क्या कर दें? जितने इंटरवल बनाने उससे डिवाइड कर दें। 10 बनाने तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? चलो यहां से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आजाद हो गई है क्योंकि बात पूरी नहीं होगी अगर हम उसको चलेंगे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा तो उसमें से आप देखते भी रहेगा, लेकिन ये जो हमने सारा काम एक्सेल पे किया हम किस में कर रहे हैं? पांडास के अंदर। क्रॉस टेबल्स बनाने, स्कैटर प्लॉट तो आते ही है, फिर आगे मीन मीडियन मॉड है, स्क्यूनेस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो ठीक है, ओके।